तो टर्नओवर रेशियोज करने से पहले क्या प्री रिक्विजिट था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज्ड होना चाहिए, फॉर्मेट टिप्स पे होना चाहिए, उसमें कौन से डायरेक्ट आइटम्स हैं कौन से इनडायरेक्ट आइटम्स हैं ये पता होना चाहिए। पता है हम सबको इतनी बातें? यस और नो? पता है कि नहीं पता है? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान से देखते हैं। Activity ratios. Activity ratios also termed as performance or turnover ratios. They measure how well the resources have been used by the enterprise. In other words, these ratios, they measure the effectiveness with which the enterprise uses its available resources. जो resources हैं वो efficiently use हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे हैं. The result is expressed in number of times. These ratios are calculated on the basis of cost of revenue from operations, that is cost of goods sold, or revenue from operations net sales. It depends. Inventory turnover ratio cost of RFO के basis पे होगा, trade receivables turnover credit sales के basis पे होगा, ट्रेड पेबल्स में कुछ और. तो कह रहे कॉस्ट भी यूज हो सकती है, नेट सेल्स भी यूज हो सकता है. Why do we calculate turnover ratios or performance ratios or activity ratios? To measure the effectiveness with which the enterprise is making use of the available resources. A higher turnover ratio means better use of the resources, which in turn means better profitability. वो बात की बात है, but a high ratio indicates that the funds are being utilized in a good way. They are not lying idle. एक एक करके पूरे बुक में, पूरे चैप्टर में सबसे मजेदार है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इसमें ना वेरिएशंस बहुत सारी हो सकते हैं, मतलब इसमें अच्छा खासा दिमाग लगता है, मजा आता है, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग. इन बाकी सब क्या है कि 4-5 क्वेश्चन कर लो ना, कोई छठी वेरिएशन नहीं है, फिर रेपिटेशंस हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको, मेरे को ये, मैं इसको रेशियो को हाथ ही नहीं लगा सकता था जब तक मैं आपको पहले पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ना बता दूं. तो इसमें कुछ चीजें यूज होंगी. मजेदार रेशियो है, स्कोरिंग है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ वेराइटी अच्छी खासी मिलेगी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में. पहला टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो, दे मेजर द effectiveness with which resources are used. Inventory turnover ratio क्या करेगा? It establishes the relationship between cost of RFO, that is the cost of goods sold, and average inventory carried during that period. ध्यान से देखना. Inventory turnover ratio, also known as stock turnover ratio. फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ RFO. कॉस्ट ऑफ RFO और कुछ नहीं, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. टाइम्स में निकलता है रेशियो. जैसे था ना करेंट रेशियो को एक रेशियो प्योर रेशियो था 3:1, 2:1, 0.5:1. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलता है. ध्यान से देखना. अभी से फॉर्मूला बताया, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ RFO क्या होता है? ध्यान से देखना. कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO आपके लिए एक नई टर्म है. पहले हम क्या यूज करते थे 11th में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये तो नई टर्म नहीं है, ये तो हमने पहले भी सुना हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक एक ही बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक एक ही बात है। तो ये तो कोई नया फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको बचपन में सिखाया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान हमने बेचा वो हमें कितने का पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ी थी तो कराया था ये, सेम चीज। और एक और फॉर्मूला होता था इसका, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। बट अब इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसे दे रखी है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ आरएफओ एक ही चीज है, एक ही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है। लेकिन कंपनीज के केस में बस टर्म, अब जैसे नेट सेल्स और आरएफओ एक ही तो चीज है, नेट सेल्स और आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक ही चीज है, लेकिन कंपनी में फॉर्मेट में उसको आरएफओ लिखते हैं या नेट सेल्स लिखते हैं? आरएफओ। गुड। बट पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे वहां तो कोई आरएफओ टाइप का कोई वर्ड ही नहीं था, वहां आता था नेट सेल्स। तो बस ये पुरानी अप्रोच और नई अप्रोच है। तो क्वेश्चन जिस मर्जी फॉर्म में दे रखा हो, आप टर्म क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। चाहे आपको ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से दे रखे हैं, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अभी समझ आया कि मैंने क्यों बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो यूज होंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने में अगर मुझे कॉस्ट ऑफ आरएफओ डायरेक्टली गिवन नहीं है। अब ध्यान देना, जरूरी थोड़ी ना कि इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी हो सकता है आपके सामने क्या गिवन हो, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट गिवन हो। डायरेक्टली आपके सामने ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट गिवन है और वो बोल रहा है कि चलो कैलकुलेट करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यही तो होगा ना रियल लाइफ में, आपके सामने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, ऐसे थोड़ी ना होगा अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है। नो, आपके सामने होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो बोलेंगे कि चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। तो अब यहाँ पे कहीं ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या? यहाँ कहीं ओपनिंग स्टॉक आ रहा है क्या अलग से? नो सर। नो, ओपनिंग स्टॉक नहीं आ रहा अलग से, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा अलग से। कहीं पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से आ रहे हैं क्या? नो सर। नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कहां से आएगा ओपनिंग स्टॉक, कहां से आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान से देखना बेटा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ ये भी है फॉर्मूले ऊपर, और एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला क्या हुआ, पहला आइटम क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट होता है कि नहीं? यस सर। प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री क्या हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही तो होता है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब आपको डायरेक्टली चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। चेंज इन इन्वेंट्री आपको डायरेक्टली गिवन है तो आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी करके दे रखा है। प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कह रहा है इसके अलावा कोई और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैंने आपको बताया ना, हो सकता है वेजेस हो सकता है कैरेज एनवर्ड्स हो सकता है फ्यूल एंड पावर हो, कुछ भी कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ
RFO. तो सबसे मजेदार पॉइंट इस रेशियो का ये है कि कॉस्ट ऑफ RFO कैसे निकालेंगे. समझ आया? Yes, sir. ओके. तो एक आइटम था, एक पॉइंट था कॉस्ट ऑफ RFO, और दूसरा है एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री सिंपल सी बात है. एवरेज इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री divided by 2. Average inventory, opening plus closing divided by 2. Simple. Chalo, back to the explanation. Inventory turnover ratio establishes the relationship between cost of RFO and average inventory. It aims to determine the efficiency with which inventory is used. कह रहे on an average आप इन्वेंट्री रख रहे हो 1 लाख की, तो 1 लाख की इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज आप रखते हो, आप कॉस्ट ऑफ RFO 10 लाख का कैसे जनरेट कर पाए? आपकी एवरेज इन्वेंट्री अगर 1 लाख है और कॉस्ट ऑफ RFO 10 लाख है, कि जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट 10 लाख है, और ऑन एन एवरेज आप इन्वेंट्री रखते हो सिर्फ 1 लाख की. कह रहा है ऐसा कैसे हो गया? कह रहा खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, 10 बार ही रोटेट हुआ वो सामान, तभी 10 लाख है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम्स. मतलब ऑन एन एवरेज जितनी आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, साल में 10 बार ही रोटेट कर पाए. इट मेजर्स द एफिशिएंसी with which the inventory is being used. A high turnover ratio आपकी रोटेशन स्पीड बताता है कि हाई रोटेशन स्पीड है, आप ज्यादा स्टॉक ब्लॉक करके नहीं रखते, फास्ट पेस पे मूव हो रहा है. फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ RFO सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आपको डिटेल में बता दिया कि एक ऑप्शन है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गिवन है, ठीक है ना, वहीं से आप मतलब इन द सेंस आपको आइटम्स गिवन होंगे तो जो भी हैं आप कैलकुलेट कर लेंगे. इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, तो अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो फिर आपको बताया कि आप क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस. चेंज इन इन्वेंट्री, अब ध्यान से देखना, जो हम चेंज इन इन्वेंट्री लेते हैं, ऐड चेंज इन इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इज मोर. अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऐड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस करेंगे. ओपनिंग स्टॉक था 40,000, क्लोजिंग है 10, तो चेंज इन इन्वेंट्री 30,000 है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. अगर आपका ओपनिंग था 10,000 और क्लोजिंग है 40,000, तो चेंज इन्वेंट्री माइनस 30,000 है, तो माइनस होगा. इसमें कोई डाउट? क्लियर? एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? Yes, sir. ओके. अब ध्यान देना, इन द एब्सेंस ऑफ, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, तो 20% ऑफ व्हाट? ऑफ RFO. In the absence of any information, gross profit is always considered to be a percentage of RFO. In the absence of any information, मतलब एक होता है ना, ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट इज 10%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑफ RFO. तो RFO 15 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, तो 1,50,000. लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, तो फिर तो गिवन है. वो कह रहे हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो RFO पे, तो अगर वो बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ RFO का 10% अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. अदरवाइज ऑलवेज कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन RFO. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको बता ही चुका हूं, एग्जांपल वेजेस, कैरेज, फ्रेट, पावर, गैस, फ्यूल एक्सेट्रा. ऑब्जेक्टिव क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमिन whether the investment in stock has been judicious or not.
अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है तो पूरे साल में सिर्फ 3 बार ही आपका स्टॉक रोटेट हुआ है। इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा स्टॉक अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, रोटेशन स्पीड बहुत लो है। Only the required amount is invested in the stock if the ratio is satisfactory. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times the invested money in inventory is rotated. कितनी बार आप पैसा घुमा पाए। A high ratio shows that more sales are being produced by a rupee of investment. अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है, 1 रुपया इन्वेस्ट करके स्टॉक में आप 10 रुपए की कॉस्ट ऑफ आरएफओ सेल्स जनरेट कर पाए। तो हाई टर्नओवर रेशियो आप ज्यादा बारी पैसा रोटेट कर पाए। अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो शोज ओवर ट्रेडिंग, बहुत फास्ट पेस पे, मतलब आप ज्यादा स्टॉक रख ही नहीं रहे, सामान आता है बिक जाता है, सामान आता है बिक जाता है, तो ओवर ट्रेडिंग हो रही है। कह रहे कुछ तो इमरजेंसी के लिए आप सामान आना अगर पीछे से बंद हो गया तो क्या करोगे। तो वेरी हाई रेशियो भी अच्छी बात नहीं है, तो आपको थोड़ा सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए। इट में create working capital shortage. A low inventory turnover ratio, it means inefficient use of investment in inventory, over investment in stocks, आप ज्यादा stocks accumulate करके रखे हुए, accumulation of inventory, thus only an optimum inventory turnover ratio ensures adequate working capital and also enables enterprise to earn reasonable margin of profits. फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है, पुराने जमाने के हिसाब से ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड विच इज नेट परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस इफ गिवन। तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, ध्यान। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, अब ये हाई है या लो है, हमें क्या पता। ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये हाई है, क्या पता इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 200 हो, अब वो हाई है लो है क्या पता। सब्जी वाले क्या तो टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता होगा, क्योंकि वो तो ज्यादा देर तक स्टॉक रख ही नहीं सकता ना, आज खरीदा आज में बेचना पड़ेगा या मैक्सिमम कल तक, उसके बाद तो सड़ जाएगी सब्जी, तो उनका तो टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता होगा। लेकिन अगर कार डीलर है, वो थोड़ी ना कि आज गाड़ी खरीदे तो आज में ही सारी निकलती रहेंगी, हो सकता है एक महीना 1.5 महीना लग जाए कोई गाड़ी निकालने में। तो ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि टर्नओवर रेशियो अच्छा है कि नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, कि आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कंपनी का अगर जज करना है कि टर्नओवर रेशियो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, वो उसके इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली कि हम जूते की जो शॉप है कोई कंपनी है उसको कंपेयर कर रहे हैं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंपेयर कर रहे हैं कार डीलर से कि यार तेरा टर्नओवर रेशियो तो बहुत बहुत अच्छा है, हमारा तो 1.5 महीना लग जाता है सामान निकालने में। कह रहे नहीं, कार मैन्युफैक्चरर्स कार डीलर से कंपेयर करेंगे, ऑटो इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे कि उस इंडस्ट्री में टर्नओवर रेशियो एक एवरेज क्या एक्सेप्टेबल है। आप इंडस्ट्री को बीट कर रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका टर्नओवर रेशियो हाई है या लो है, इट इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज। ओके, कोई डाउट फॉर्मूले में या उसके ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कोई डाउट?